स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम बाल विकास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आप सभी से एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। सबसे लास्ट में वीडियो के ये जरूर बताइए कि आपके 100 में से कितने प्रश्न सही हैं। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं चैनल पर जाकर जरूर देखें। पहला प्रश्न दिया गया है, व्यक्ति को व्यवस्थित जीवन व्यतीत करना सिखलाता है प्रशासन, अनुशासन, कुशासन या सुशासन। व्यक्ति को व्यवस्थित जीवन व्यतीत करना सिखाता है उसका अनुशासन। प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किशोरी बालिका दिवस कार्यक्रम आंगनबाड़ी में माह के किस मंगलवार को मनाया जाता है। याद रखिएगा, किशोरी बालिका दिवस कार्यक्रम आंगनबाड़ी के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, जब कोई छात्र अपने सामने कुछ आदर्श रखकर उस पर चलने का प्रयत्न करता है तो उसे क्या कहते हैं। आधारिक अनुशासन कहते हैं, सामाजिक अनुशासन कहते हैं, आत्मानुशासन कहते हैं, प्राकृतिक अनुशासन कहते हैं। जब कोई छात्र अपने सामने कुछ आदर्श रखकर उस पर चलने का प्रयत्न करता है तो इस प्रकार के जो अनुशासन है उसको आत्मानुशासन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, गोद भराई कार्यक्रम में क्या होता है। गर्भवती माताओं को आयरन की गोली के साथ साथ उचित आहार और देखभाल से संबंधित जानकारी दी जाती है। उन्हें प्रसव पूर्व सहायता राशि दी जाती है। उन्हें मांगलिक सामग्री जैसे श्रीफल, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी इत्यादि प्रतीक स्वरूप दी जाती है या उपर्युक्त सभी। तो गोद भराई कार्यक्रम जो कि आंगनबाड़ी में मनाया जाता है और इसके अंतर्गत ये सभी, जिसमें गर्भवती माताओं को आयरन की गोली दी जाती है और साथ ही आहार और देखभाल से संबंधित उन्हें जानकारियां दी जाती हैं, साथ ही प्रसव पूर्व आर्थिक सहायता राशि दी जाती है और उन्हें मांगलिक सामग्री भी प्रदान की जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, अनुशासन आवश्यक है तो छात्रों के जीवन में, सैनिकों के जीवन में, पुलिसकर्मियों के जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनुशासन आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, अन्नप्राशन कार्यक्रम के अंतर्गत क्या होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, गर्भवती माताओं को स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी जाती है, 6 माह पूर्ण करने वाले बच्चों को पहली बार ऊपरी आहार दिया जाता है, सभी बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है या किशोरी बालिका को स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी जाती है। तो अन्नप्राशन कार्यक्रम जिसके अंतर्गत 6 माह पूर्व जो बच्चे हैं उनको पहली बार ऊपरी आहार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, बालक की वृद्धि एवं विकास प्रभावित होता है तो वंशानुक्रम से, वातावरण से, उपर्युक्त दोनों से या प्रकृति से। तो बालक की जो वृद्धि और विकास है वह उसके वंशानुक्रम, वातावरण दोनों से ही प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न दिया गया है, जन्म दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या होता है। तो इनमें बच्चों को कपड़े बांटे जाते हैं, बच्चों का टीकाकरण किया जाता है, संबंधित माह में होने वाले बच्चों का सामूहिक जन्मदिन मनाया जाता है, बच्चे के जन्मदिन पर घर पर बधाई दी जाती है। तो जन्म दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत संबंधित माह में होने वाले बच्चों का सामूहिक जन्मदिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बालक के चारित्रिक विकास हेतु नैतिक शिक्षा आवश्यक है, नैतिक शिक्षा अनावश्यक है, नैतिक शिक्षा गौण है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बालक के चारित्रिक विकास हेतु नैतिक शिक्षा आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अटल बाल आरोग्य पोषण मिशन कब प्रारंभ हुआ। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने
जो अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण विकास योजना की शुरुआत की थी वह 24 दिसंबर 2010 को की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर यही होगा 24 दिसंबर 2010। तो आप यहां पर सुधार लीजिए 24 दिसंबर 2010 को। इसका जो उद्देश्य था वह प्रदेश में कुपोषण को खत्म करना था। अगला प्रश्न है सीखना क्या है? एक सहज प्रक्रिया, कृत्रिम प्रक्रिया, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। सीखना एक सहज प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन हैं? तो याद रखिएगा किंडरगार्टन पद्धति के जो प्रतिपादक हैं वह होवेल हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सीखने की एक निश्चित उम्र होती है, यह कथन सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है या काल्पनिक है? तो सीखने की एक निश्चित उम्र होती है, यह कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखना जीवन पर्यंत चलता है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है, असत्य है। अगला प्रश्न है माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, यह कथन किसका है? तो जेम्स ड्रेबर, वुडवर्थ, बी.एन. झा, रूथ बेंटिक्ट। तो माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, यह कथन है बी.एन. झा का। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है छात्रों की जटिल सामाजिक संबंधों में रुचि उत्पन्न होती है, तो बाल्यावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में, किशोरावस्था में या उपर्युक्त तीनों अवस्था में? तो छात्रों की जटिल सामाजिक संबंधों में रुचि उत्पन्न होती है किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किशोरावस्था जटिल एवं मिश्रित संवेगों की अवस्था है, यह कथन कैसा है? तो सत्य है, असत्य है, अर्ध सत्य है या काल्पनिक है? तो किशोर अवस्था जटिल एवं मिश्रित संवेगों की अवस्था है, यह कथन पूर्णतः सत्य है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है कामुकता के जागरण की अवस्था कौन सी है? पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उपरोक्त तीनों अवस्था। कामुकता के जागरण की अवस्था किशोर अवस्था है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। साथ में आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा हर एक प्रश्न का, और सबसे लास्ट में ये जरूर बताइएगा कि आपके 100 में से कितने प्रश्न सही हैं। इससे आप लोगों को अपनी तैयारी एनालिसिस करने का एक मौका मिलेगा। तो प्रश्न दिया गया है कि विकास की प्रक्रिया चलती है प्रौढ़ावस्था तक, किशोरावस्था तक, जीवन पर्यंत तक या अनिश्चित काल तक? तो विकास की प्रक्रिया चलती है व्यक्ति के जीवन पर्यंत तक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से मानव जीवन में विकास की प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। तो याद रखिएगा कि मनोवैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से मानव जीवन में विकास की जो प्रमुख अवस्थाएं बताई गई हैं वह 6 प्रमुख अवस्थाएं बताई गई हैं। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है संवेगात्मक असंतुलन की समस्या प्रायः उत्पन्न होती है। संवेगात्मक असंतुलन की समस्या प्रायः किशोर अवस्था में होती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किशोरियों में होने वाले शारीरिक परिवर्तन हैं, तो मासिक स्राव का प्रारंभ होना, रोजों का उभार, बगलों में पसीना आना या ये सभी? तो किशोरियों में होने वाले जो शारीरिक परिवर्तन हैं उसके अंतर्गत ये तीनों ऑप्शन ही सही हैं। तो जो प्रश्न का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है संवेदना और प्रत्यक्षीकरण योग्यता का विकास होता है, तो बाल्यावस्था में, पूर्व किशोर अवस्था में, किशोर अवस्था में या उपर्युक्त तीनों अवस्था में? संवेदना और प्रत्यक्षीकरण योग्यता का विकास किशोर अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कल्पना का बाहुल्य लक्षण है, तो कल्पना का बाहुल्य लक्षण है किशोर अवस्था का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है, जीवन के किस काल को तूफान तथा संघर्ष की अवस्था कहा जाता है? तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जीवन के किस काल को तूफान तथा संघर्ष की अवस्था कहा गया है। तो किशोर अवस्था ऐसी अवस्था है जिसको तूफान तथा संघर्ष की अवस्था कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किशोरों के उचित विकास हेतु उन्हें कठोर प्रशिक्षण देना चाहिए, उन्हें कठोर दंड देना चाहिए, उनका उचित मार्गदर्शन करना चाहिए, उपरोक्त तीनों विकल्प आजमाने चाहिए। तो किशोरों के लिए उचित विकास हेतु उनको उचित मार्गदर्शन देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जीवन की किस अवस्था को सुखद वर्षा तथा प्रकाश की अवस्था कहा गया है? सुखद वर्षा तथा प्रकाश की अवस्था किशोर अवस्था को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सीखना तब से प्रारंभ हो जाता है जब बच्चा अपनी माता के गर्भ में होता है। यह कथन सत्य है, असत्य है, अर्ध सत्य है या काल्पनिक है? सीखना तब से प्रारंभ कर देता है बच्चा जब वह अपनी माता के गर्भ में होता है। तो यह कथन पूर्णतः सत्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में किस प्रकार का निर्देशन उपयोगी रहता है? व्यवसायिक, शैक्षिक, व्यक्तिगत, इस प्रकार इन सभी प्रकार का। किशोर अवस्था में निर्देशन उपयोगी होता है व्यवसायिक, शैक्षिक, व्यक्तिगत, इन सभी प्रकार का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना प्रशिक्षण है, शिक्षण है, अधिगम है, उपरोक्त तीनों का मिश्रण है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, जब तक छात्र ने सीखा नहीं का तात्पर्य है शिक्षक ने पढ़ाया नहीं। उक्त कथन किसने दिया? तो गेट्स ने, बीजी स्मिथ ने, किलपैट्रिक ने या रायबर्न का? जब तक छात्र ने सीखा नहीं इसका तात्पर्य है शिक्षक ने उसे पढ़ाया नहीं। यह कथन दिया था किलपैट्रिक ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने, ई.ए. किलपैट्रिक ने, जरसील्ड ने या स्ट्रैंग ने? किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था है। यह कथन स्टैनले हॉल ने कही थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अधिगम बालक की शारीरिक और मानसिक परिपक्वता पर तो आधारित नहीं होता है, आधारित होता है, आंशिक आधारित होता है, विशेष परिस्थितियों में भी आधारित होता है। तो अधिगम बालक की शारीरिक और मानसिक परिपक्वता पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? दोहराने की प्रवृत्ति होती है शैशवावस्था में। जब वह शिशु होता है तो वह दूसरों को देखकर क्या करता है? चीजों को दोहराता है, बोलने को दोहराता है, अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मोंटेसरी ने अनौपचारिक शिक्षा का सर्वोत्तम स्थल माना है विद्यालय को, प्रशिक्षण संस्था को, घर को, उपर्युक्त सभी को? तो मोंटेसरी ने अनौपचारिक शिक्षा, जिसे कि इनफॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है, उसका जो सर्वोत्तम स्थल माना है घर को माना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? मोंटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या ये सभी? शैशवावस्था के लिए उत्तम विधियों में मोंटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये तीनों विधियां उत्तम हैं। ऑप्शन नंबर डी ये तीनों ही। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? उत्पादन में वृद्धि करना, सभी की आध्यात्मिक उन्नति करना, सभी को शिक्षित करना, सभी को नौकरी प्राप्त करने योग्य बनाना। लोकतंत्र में शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है सभी को शिक्षित करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? तो वजन बढ़ने की, शिक्षा की, समायोजन की या अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। किशोरावस्था की जो प्रमुख समस्या है वह है समायोजन की समस्या। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है विद्यार्थियों में राष्ट्रीय भावना जागृत करने का महत्वपूर्ण माध्यम क्या है? मनोरंजन, खेल, शिक्षा या उपर्युक्त सभी। तो विद्यार्थियों में राष्ट्रीय भावना जागृत करने का जो महत्वपूर्ण माध्यम है वह है शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है बाल विकास निर्भर करता है तो वंशानुक्रम पर, वातावरण पर, ए और बी दोनों पर या परिवार पर। तो बाल विकास निर्भर करता है उसके वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर ही। ऑप्शन नंबर सी ए और बी राइट आंसर हैं। अगला प्रश्न दिया गया है मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? याद रखिएगा मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता फ्राइड हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है बाल्यावस्था होती है 5 से 12 वर्ष तक, 8 से 15 वर्ष तक, 3 से 8 वर्ष तक या 12 से 18 वर्ष तक। तो बाल्यावस्था होती है 5 से 12 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है बालकों की दक्षता का मापन किया जाता है तो मापन रेखा विधि द्वारा, मनोमिति विधि द्वारा, उपचारात्मक विधि द्वारा या तुलनात्मक विधि द्वारा। बच्चों की दक्षता का मापन किया जाता है तुलनात्मक विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा प्रबल होती है बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, उपरोक्त सभी अवस्थाओं में। तो बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा प्रबल होती है किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है तो वृद्धि है, विकास है, ए और बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं। जन्म से जीवन पर पर्यंत तक चलने वाली जो प्रक्रिया है वह विकास है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है चारित्र विकास का मुख्य संबंध क्या है? तो बौद्धिक विकास से, संवेगात्मक विकास से, नैतिक विकास से या शारीरिक विकास से। चारित्रिक विकास का जो मुख्य संबंध है वह नैतिक विकास से है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक में कौन से गुण होना आवश्यक है? सच्चरित्रता, यौनांगों का ज्ञान, संवेगात्मक परिपक्वता या ये सभी। यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक के गुण में यौनांगों का ज्ञान होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है बालकों के सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी है समाज की है, स्वयं बालक की है, शिक्षक एवं पालक की है, उपर्युक्त सभी की। तो बालक के सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी शिक्षक एवं पालक दोनों की ही है, माता पिता और शिक्षक की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना है, यह कथन किसका है? तो स्टेनले हॉल का है, ई.ए. किलपैट्रिक का है, जरसील्ड का है, स्ट्रैंग का है। याद रखिएगा किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना है, यह कथन स्टेनली हॉल का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है बालकों में प्रदर्शन की भावना सर्वाधिक होती है तो यह किस अवस्था में होती है? बालकों में प्रदर्शन की भावना किशोर अवस्था में सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किशोरावस्था की शिक्षा में होना चाहिए तो यौन शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, निर्देशन या ये सभी। किशोरावस्था की शिक्षा में होना चाहिए यौन शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, निर्देशन ये सभी शामिल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है बालकों में विद्रोह की भावना सर्वाधिक बलबलाती होती है तो यह किस अवस्था में होती है? तो बालकों में विद्रोह की भावना सर्वाधिक दिखती है, यह दिखती है किशोर अवस्था में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। किशोर अवस्था की विशेषताएं क्या हैं? तो एकांकी रहना, समलिंगीय समूह का बनाना, विषमलिंगीय समूहों का बनाना या समस्याहीनता।
किशोरावस्था की विशेषताओं में विषमलिंगीय समूहों का बनाना शामिल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बालकों को संवेगात्मक अभिव्यक्ति को प्रकट करना है। उनका अधिक फिल्में देखना, उनका अधिक घूमना फिरना, उनका अक्सर देर से विद्यालय पहुंचना, उनका क्रोध से वस्तुओं को फेंकना। बालकों की संवेगात्मक अभिव्यक्ति को प्रकट कौन करता है, पूछा गया है इन चारों में से। तो उनका क्रोध में आकर वस्तुओं को फेंकना उनकी अभिव्यक्ति को प्रकट करता है संवेगात्मक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, परिवर्तन की अवस्था किसे कहा जाता है? परिवर्तन की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बालकों के भय को दूर करने का सही उपचार क्या है? बालकों को दंड देना, बालक को अकेला छोड़ देना, बालक में आत्मविश्वास पैदा करना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बालक के भय को दूर करने का जो सही उपचार है वह है बालक में आत्मविश्वास पैदा करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है, स्किनर का है, क्रो का है, क्रॉनबेक का है। तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन वुडवर्थ का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, बालकों की व्यवहार संबंधी समस्याओं पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? वातावरण का, वंश परंपरा का, दोषपूर्ण संबंधीकरण का, शिक्षा की कठोर व्यवहार का। तो याद रखिएगा, बालकों की व्यवहार संबंधी समस्याओं का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वंश परंपरा का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी सिद्धांत क्या है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या क्रिया प्रसूत सिद्धांत। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी सिद्धांत है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानसिक दुर्बलता किस आयु से मानी जाती है? 17 वर्ष से पहले, 18 वर्ष से पहले, 25 वर्ष से पहले या इनमें से कोई नहीं? तो 18 वर्ष से पहले बालक में मानसिक दुर्बलता की आयु मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, अवधान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा नहीं है, रुचि, प्रकृति, ज्ञान या लक्ष्य। अवधान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा इनमें से नहीं है पूछा गया है, तो वह है प्रकृति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानसिक दुर्बलता का प्रमुख लक्षण क्या है? शारीरिक न्यूनता, सामाजिक अयोग्यता, सीमित बौद्धिक क्षमता या इनमें से कोई नहीं? मानसिक दुर्बलता का प्रमुख लक्षण है सीमित बौद्धिक क्षमता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अवधान होता है ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक, उपर्युक्त सभी। अवधान होता है ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक, ये सभी प्रकार का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानसिक दुर्बल व्यक्ति में प्रायः कमी होती है आत्मसंयम की, आत्मविश्वास की, आत्मरक्षा की या उपर्युक्त सभी की। तो एक मानसिक दुर्बल व्यक्ति में प्रायः इन सभी की समस्या दिखाई देती है, जिसमें उसके अंदर आत्मसंयम की कमी, आत्मविश्वास की कमी, आत्मरक्षा की कमी, सभी की कमी होती है। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए? सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, बाल मनोविज्ञान या भूगोल। बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, मानसिक दुर्बल व्यक्तियों में सीमित समायोजन का स्तर होता है, तो निम्न होता है, उच्च होता है, माध्यम होता है या इनमें से कोई नहीं? मानसिक दुर्बल व्यक्तियों में सीमित समायोजन का स्तर निम्न होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है तो बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक, बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक।
बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दिन प्रतिदिन के सामान्य कार्यों को करने की क्षमता और शिक्षण एवं प्रशिक्षण ग्रहण करने की क्षमता से क्या तात्पर्य है? सीमित प्रेरणा, अभियोजन, योग्य व्यवहार, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? सामान्य कार्यों को करने की क्षमता और शिक्षण एवं प्रशिक्षण ग्रहण करने की क्षमता से तात्पर्य है अभियोजन, योग्य व्यवहार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बालक मनोविज्ञान का अध्ययन निम्न में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? ऑप्शन दिए गए हैं, माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, या उपर्युक्त सभी के लिए। बालक मनोविज्ञान का अध्ययन यानी कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन सर्वाधिक आवश्यक होता है प्राथमिक शिक्षक के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, मानसिक दुर्बलता के मापा जाता है तो बुद्धि की कसौटी पर, नैहानिक कसौटी पर, योग्य व्यवहार की कसौटी पर, या उपर्युक्त सभी पर। मानसिक दुर्बलता मापी जाती है बुद्धि की कसौटी पर, नैहानिक कसौटी पर, योग्य व्यवहार की कसौटी, इन सभी पर। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जाता है? बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, बाल निर्देशन में सहायक, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जाता है जिसे इनमें से वह है शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मूर्ख व्यक्ति का आईक्यू कितना होता है? 40, 50 से 59 के बीच, 30 से 60 के बीच, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर हम बात करें मंदबुद्धि बालक की, जो कि एक बालक मंदबुद्धि है, तो उसका जो आईक्यू लेवल होगा वह 70 से क्या होगा, कम होगा। 70 से कम, लेकिन 50 से ज्यादा। तो 50 से यह 69 के बीच होगा एक मंदबुद्धि बालक का आईक्यू। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है मूर्ख व्यक्ति का आईक्यू, तो मूर्ख व्यक्ति का आईक्यू 50 से कम होगा, यानी कि यह 20 से 49 के बीच में होगा। तो यहाँ पर मूर्ख व्यक्ति का आईक्यू पूछा गया है, तो वह हम ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, 20 से 40 के बीच में। अगर मंदबुद्धि पूछा जाता तो ऑप्शन नंबर बी लगाते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत रखा जाता है? माता पिता की आर्थिक प्रगति में सहायता, बालक की आर्थिक प्रगति में सहायक, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, बालक के व्यक्तित्व विकास में सहायक। बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत जिसे रखा जाता है वह है बालक के व्यक्तिगत व्यक्तित्व विकास में सहायक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मूड श्रेणी में मानसिक दुर्बल व्यक्ति का आईक्यू कितना होता है? 40 से 60 तक, 30 से 40 तक, 20 से 40 तक, या 80 से 100 तक? तो मूड व्यक्ति या मूर्ख व्यक्ति का जो आईक्यू लेवल है वह 20 से 40 तक ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है? परिवार, समाज, विकास, या ये सभी? याद रखिएगा कि एक बालक के विकास पर उसके परिवार, उसके समाज, उसके विद्यालय, इन सभी का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी ये सभी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जड़ किस्म के मानसिक दुर्बल व्यक्ति का आईक्यू कितना है? 10 से कम, 20 से कम, 50 से कम, या 60 से कम? जड़ किस्म के जड़ बुद्धि वाले बालक का आईक्यू 20 से कम होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी के तहत मानसिक दुर्बलता होती है तो 3 प्रकार की, 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, या इनमें से कोई नहीं? अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी
के तहत मानसिक दुर्बलता 4 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बाल अपराध का कारण निम्न में से कौन सा है? पारिवारिक, सामाजिक, शारीरिक या ये सभी? बाल अपराध के कारण में पारिवारिक, सामाजिक, शारीरिक ये सभी शामिल हैं जिनके कारण बाल अपराध होता है। ऑप्शन नंबर डी ये सभी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, न्यून मानसिक दुर्बलता वाले व्यक्तियों का आईक्यू कितना होता है? तो याद रखिएगा, निम्न मानसिक दुर्बलता वाले व्यक्तियों का जो आईक्यू है वह 90 से कम होता है। इसका मतलब इनका जो आईक्यू है वह 80 से 89 रहेगा। इस प्रश्न के अगर हम ऑप्शन देखें तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सामान्य मानसिक दुर्बलता वाले व्यक्तियों का आईक्यू कितना होता है? तो सामान्य मानसिक दुर्बलता वाले व्यक्ति, उनका जो आईक्यू होता है वह 90 से 110 के बीच होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन 90 से 110 के बीच में ही जो एवरेज व्यक्ति हैं, सामान्य मानसिक वाले हैं, उनका आईक्यू लेवल 90 के ऊपर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाल अपराध की श्रेणी में किसे रखा जाता है? माता पिता की बात ना मानना, गंदी भाषा का प्रयोग करना, आवारागर्दी करना या उपर्युक्त सभी? तो ये सभी श्रेणी जिनको बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी प्रश्न का राइट आंसर है। गंभीर मानसिक दुर्बलता को क्या कहा जाता है? स्वयं दुर्बलता, आश्रित दुर्बलता, साधारण दुर्बलता या इनमें से कोई नहीं? गंभीर मानसिक दुर्बलता आश्रित दुर्बलता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बाल अपराध की रोकथाम के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? तो बाल अपराध की रोकथाम के लिए बच्चों को डांटना चाहिए, बच्चों से सहानुभूतिपूर्ण एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए, बच्चों को पीटना चाहिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखें कि बाल अपराध की रोकथाम के लिए माता पिता को बच्चों से सहानुभूतिपूर्ण एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानसिक दुर्बलता को कितने स्तर में बांटा गया है? याद रखिएगा, मानसिक दुर्बलता को 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बाल अपराधियों को सुधारने के लिए किसकी सहायता लेनी चाहिए? अपराधियों की, शिक्षकों की, मनोचिकित्सकों की या ये सभी? बाल अपराधों को सुधारने के लिए मनोचिकित्सकों की सहायता लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण हेतु योग्य व्यक्तियों का प्रतिशत लगभग कितना होता है? प्रशिक्षण हेतु योग्य व्यक्तियों का प्रतिशत होता है लगभग 20%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में निम्नलिखित में से किसमें बालक की रुचि होती है? अपने नाम में, अपने वस्त्र में, विद्यालय में या इन सभी में? बाल्यावस्था में बालक में उसके अपने खुद के नाम में, उसके वस्त्रों में, उसके कपड़ों में और विद्यालय में, इन सभी में रुचि होती है। ऑप्शन नंबर डी इन सभी में। अगला प्रश्न है, शिक्षण ग्रहण योग्य व्यक्तियों का प्रतिशत लगभग कितना होता है? शिक्षण ग्रहण योग्य व्यक्तियों का प्रतिशत होता है 75%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डाउन्स संरक्षण सर्वप्रथम कहाँ निर्धारित किया गया? रूस, ब्रिटेन, जापान या भारत? तो डाउन्स संरक्षण सर्वप्रथम ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ब्रिटेन में। अगला प्रश्न दिया गया है, बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? याद रखिएगा, बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक स्टर्न एवं जॉनसन हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? याद रखिएगा, प्रतिभाशाली बालक का जो आईक्यू है वह 140 के ऊपर होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, डाउन्स संरक्षण वाले व्यक्तियों की आयु लगभग कितनी होती है? डाउन्स संरक्षण वाले व्यक्तियों की जो आयु है वह 6 से 7 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। डाउन्स संरक्षण यानी कि एक
प्रकार की यह आनुवांशिक विकार या जन्मजात स्थिति है, जिसे डाउन सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो यह इस प्रकार का रोग है जिसमें व्यक्ति की जो शारीरिक और बौद्धिक विकास होता है वह क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। इनकी बस आप आयु याद रखिए कि 6 से 7 वर्ष तक की होती है, क्योंकि इस प्रकार के रोग का कोई इलाज नहीं है। अगला प्रश्न है, पिछड़े हुए बालक की बुद्धि लब्धि कितने से कम होती है? का जो आईक्यू है वह कितने से कम होता है? तो याद रखिएगा, पिछड़े बालकों का आईक्यू 85 से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, फेनिलकेटोन्यूरिया जिसे कि पीकेयू एक दुर्बलता है, मानसिक है, धार्मिक है, सामाजिक है या नैतिक है? तो यह एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बालक के अपराधी होने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या है? पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, अनुशासनहीनता या उपेक्षा? बालक के अपराधी होने का सर्वाधिक प्रमुख कारण है अनुशासनहीनता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जल शीर्षता से ग्रहण शिशु के मस्तिष्क में एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? जल द्रव, फाइनल द्रव, दोनों या इनमें से कोई नहीं? याद रखिएगा, जल शीर्षता से ग्रस्त शिशु के मस्तिष्क में जो द्रव पाया जाता है वह है फाइनल द्रव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी है और आपके 100 में से कितने प्रश्न सही हैं, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। आपको सभी सब्जेक्ट्स की थ्योरी क्लासेस, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज और सभी सब्जेक्ट्स की मैराथन क्लासेस मिल जाएंगी, तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। तो जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।